हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि किस तरह से आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालेंगे। हम ये डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं इटरेटिव एल्गोरिथम के लिए, देन उसके बाद रिकर्सिव एल्गोरिथम। बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? फॉर वन वेरिएबल के लिए जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उसमें हर एक सिंगल वेरिएबल के लिए हम 1 यूनिट स्पेस कंसिडर करेंगे, और जितने भी रेफरेंसेस एड्रेस यूज़ हो रहे हैं उन हर एक सिंगल रेफरेंस उसके लिए भी 1 यूनिट स्पेस यूज़ करेंगे, और टोटल जितने भी वेरिएबल जो जितने रेफरेंस हैं उन सभी का सम वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम इसे समझते हैं। ये एल्गो मैंने लिखा हुआ है, एल्गोरिथम ऐड फंक्शन है ए बी एन क्रिएट। इसके अंदर ए और बी एरे पास होके आ रहे हैं। इसमें एक एरे आपने क्रिएट किया है आई लेस देन 0, जे 0 से जे लेस देन एन, और सी आई जे इक्वल्स टू टू अरे को हम टू मैट्रिसेस को या टू डी मैट्रिसेस का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें अच्छा एक बात और देखिएगा, हर एक सिंगल वेरिएबल के लिए 1 यूनिट स्पेस, रेफरेंस के लिए 1 यूनिट स्पेस, और एरे का अगर साइज n है, एरे का साइज n है तो एक सेल कितने का है, 1 यूनिट का। दूसरा टोटल कितनी सेल हैं, n-1, तो टोटल कितना होगा इसके लिए, n। तो इसमें एक एरे a है, ये 2D एरे है, इट्स ए 2D एरे। तो 2D एरे मैट्रिसेस के फॉर्म में, तो इसके लिए n²। एक दिस इज b एरे, एंड b के लिए n², एंड c एरे, c के लिए n², और जो वेरिएबल्स हैं n के लिए 1, i के लिए 1, एंड j के लिए 1। तो टोटल अगर आप सम करते हैं तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, 3n² + 3। बट माय डियर, ये वाला जो स्पेस है ये स्पेस कंसिडर नहीं होगा n²। ये ए एरे का n² साइज, बी का n² साइज इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए फंक्शन है ये कॉलिंग फंक्शन में इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गया होगा। जो इस अरे को जो आप कॉलिंग फंक्शन में इस अरे के लिए मेमोरी एलोकेटेड है ऑलरेडी, जहाँ से कॉल किया गया है, और बी के लिए भी कॉलिंग फंक्शन में मेमोरी एलोकेटेड है। तो ए और बी के लिए ऑलरेडी मेमोरी जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया है वहाँ एलोकेट हो चुकी है। यहाँ पे इनके रेफरेंसेस पास हो रहे हैं, तो इसलिए ये कॉस्ट n² इसमें ऐड ना होके इसमें ए एरे और इनके रेफरेंसेस पास हो रहे हैं, तो इसके लिए कितना आएगा, 1 यूनिट, इसके लिए 1 यूनिट। तो टोटल सम करिए, टोटल सम इसका कितना आया, n² + 5। 5 इज अ कॉन्स्टेंट, इसको रिमूव कर दिए तो स्पेस क्या आया, ऑर्डर ऑफ n²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसमें भी देखिए ए और बी एरे पास होके आ रहा है, और क्रिएट CNN i0 i लेस देन, और दिस मल्टीप्लिकेशन का सीधा एल्गो लिखा हुआ है। तो इसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वही सेम फंडा है। देखिए पहले मैं आपको टोटल बता देता हूँ। एरे का साइज़ इस ए का लिए n², बी का n², एंड सी के लिए n², और वेरिएबल क्या है, n वेरिएबल, उसके लिए 1 यूनिट। इसमें i वेरिएबल यूज़ हो रहा है, i के लिए भी 1 यूनिट, j वेरिएबल यूज़ हो रहा है, j के लिए 1, k वेरिएबल यूज़ हो रहा है, k के लिए 1। तो टोटल सम। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में जो कॉलिंग फंक्शन से जो एरे पास होके आ रहे हैं उनका स्पेस कॉल्ड फंक्शन में हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, यहाँ इनके रेफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये कॉस्ट ऐड नहीं होगी। इसकी जगह पे क्या होगा, ए और बी के रेफरेंसेस हैं, सो ए के लिए इट इज़ 1 यूनिट, बी के लिए 1 यूनिट। तो टोटल इट इज़ n² + 6। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो फंक्शन दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n²। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम में एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर रिकर्सिव एल्गोरिथम is maximum number of function in the stack at particular time।
किसी भी समय स्टैक में जितने भी मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर समय पे जो भी स्टैक में मैक्सिमम फंक्शन होंगे वो क्या होगा, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो फॉर एग्जांपल हमने एक रिकर्सिव एल्गो लिखा हुआ है, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। लेट n इक्वल्स टू, मैं 3 ले लेता हूँ। n अगर मैंने 3 लिया तो क्या होगा रिजल्ट, A3 n 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये क्या होगा, A3 इज़ कॉलिंग A2 और यहाँ पे printf 3। नाउ फिर ये डिक्रीज़ हो जाएगा, A2 कॉलिंग टू A1 और printf 2। नाउ दिस कॉलिंग टू A0 एंड printf 1। तो ये कुछ इसका इस तरह के स्पेस ट्री ये जनरेट हुआ। अब देखिएगा इसके इस ट्री के अंदर कितने फंक्शन इन्वॉक्ड हुए हैं वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ये भी मैं इसमें बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ये भी बोल सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फंक्शन इन्वोक्ड। जितने फंक्शन इसमें इन्वोक्ड हैं वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन इन द स्टैक, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए देखिए मैक्सिमम कितने फंक्शन स्टैक में होंगे। इसको मैं कॉल करता हूँ और ट्रेस करता हूँ। लेट n इक्वल्स टू 3, स्टार्ट हुआ A3 इज़ कॉलिंग टू A2। मैं स्टैक बना देता हूँ। स्टैक में क्या है, A3 कॉलिंग टू A2, नाउ इट इज़ A2 and A2 is calling to A1, so it is A1. Now A1 is calling to A0, yes A0. Now A0 return back, yes A0 return back. Now printf 1, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ 1. Now A1 return back. Now printf 2, so it is 2. Now A2 return back. Now printf 3 और printf 3 and A3 return back. तो ये आपका स्टैक था। इस स्टैक में मैक्सिमम कितने फंक्शन हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, दिस इज़ 4। आपने क्या लिया, टोटल n इक्वल्स टू 3 लिया था, तो कितने फंक्शन हैं 4, यानी n+1 फंक्शन है। तो मैक्सिमम फंक्शन इन द स्टैक इक्वल्स टू कितने हैं, इक्वल्स टू 4। n की वैल्यू आपने 3 लिया था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n+1। तो n+1 में 1 इज़ निग्लिजिबल, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू इन जनरेटर ऑर्डर ऑफ n। तो इस एल्गोरिथम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका नंबर ऑफ फंक्शन इन्वोक्ड, कितने फंक्शन इसमें इन्वोक्ड हुए 4, और n इक्वल्स टू 1 है, तो 4+1 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है n। वैसे भी चाहे तो आप निकाल सकते थे इसका रिकरेंस रिलेशन बना के, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकरेंस रिलेशन क्या बनेगा, T(n−1 + n)। ऑलराइट, ये हमने देखा हुआ, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे भी n ही आ रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए क्या है। तो पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। लेट n इक्वल्स टू, मैं n इक्वल्स टू ले लेता हूँ 3। n इक्वल्स टू 3 पर ये किस तरह का इसका जो स्पेस ट्री होगा, देखिए A3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो इट इज़ कॉलिंग टू A2, printf 3 and A2 इज़ अगेन कंडीशन ये ट्रू है, A1 printf 2 A1 again A1 it is A0 printf 1 A0 and A1 equals to, this is A0 printf 1 A0 A1 printf 2 A1। सिमिलरली ये जो A1 है, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ A0 printf 1, दिस इज़ A0 एंड ये A1 A0 printf 1 A0। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं, इसको ट्रेस करते हैं, देखिए क्या प्रिंट होगा।
इसमें हम इसको ट्री का लेवल्स की भी अगर मैं बात कर लूँ, ये ट्री का लेवल 0 है, ये एक ट्री है, ये 1 है, ये ट्री का लेवल 2 है और इधर ट्री का लेवल क्या है 3 है। तो इसको ट्रेस करिए, देखिए क्या है A3। सबसे पहले स्टैक में क्या होगा, स्टैक स्पेस की अगर मैं बात करूं, स्टैक स्पेस में इट इज स्टैक में सबसे पहले क्या आया A3, रिकर्सन हो रहा है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हुआ A3, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, A3 इज कॉलिंग टू A2, इट इज कॉलिंग टू A2, A2 calling to A1, so this calling to A1 and A1 calling to A0, yes A0, and A0 return back, this A0 return back and print 1। क्या प्रिंट किया इसने 1। मैं प्रिंट टैब भी साथ साथ प्रिंट भी लिखता जा रहा हूँ। एंड नाउ फिर कॉलिंग टू A0, तो ये जगह खाली हो गई, इसी की जगह पे क्या आ गया A0 आ गया। नाउ A0 कंप्लीट, देन A1 रिटर्न बैक, A1 रिटर्न बैक, सॉरी A0 भी रिटर्न बैक हो जाएगा एंड देन A1 रिटर्न बैक। ओके, नाउ printf2, नाउ फिर इसके अंदर क्या आ गया A1, इसी जगह पे जो A1 की जगह स्पेस है वहाँ A1, एंड A1 इज़ कॉलिंग टू A0 एंड A1 इज़ कॉलिंग टू A0, इस स्पेस जो खाली हुआ उस पर A0 आ गया। नाउ A0 रिटर्न बैक, यस A0 रिटर्न बैक, फिर printf1 एंड देन कॉलिंग A0 अगेन इज़ कॉलिंग टू A0 एंड A0 रिटर्न बैक, क्योंकि नीचे नहीं जा रहा है तो ये रिटर्न बैक हो गया। देन A1 रिटर्न बैक, देन A2 रिटर्न बैक, देन printf3, then A2 again, A3 calling second A1, A3 calling not A1, A2 right side वाला A2, and A2 is again calling to A1, so this calling ये जगह खाली हुई उसकी जगह पे A1 and A1 is calling to A0, now A0, this A0 return back and this print 1, this is print 1, now is calling to A0 and A0 return back and then A1 return back, then print 2, it's print 2 के बाद now A1, so it is A1 and A1 is calling to A0, this is A0 and A0 now return back, so return back, now printf1, now calling to A0, yes A0, now A0 return back, yes return back, now A1 return back, yes A1 return back, now A2 return back, 2 return back, now 3 return back, 3 return back। तो देखिए ये इसका प्रिंट आया 1 2 1 3 1 2 1, ये इसका प्रिंट का आंसर है। बट स्टैक में मैक्सिमम कितने फंक्शन एट ए टाइम पर हैं, ओनली 4 फंक्शन। ये स्टैक की अगर मैं बात करूं तो स्टैक में मैक्सिमम कितने फंक्शंस हैं 4 फंक्शन। सो स्टैक स्पेस की अगर मैं बात करूं, स्टैक स्पेस कितना है, स्टैक स्पेस इक्वल्स टू 4 है। 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं n+1, क्योंकि n की वैल्यू आपने क्या ली थी 3, तो 3 + 1 = 4। तो इसमें अगर आप देखेंगे 1 निग्लिजिबल है, तो 1 इज अ कॉन्स्टेंट n के टर्म में, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ऑर्डर ऑफ n, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि इस ट्री की हाइट क्या है, इस ट्री की हाइट यहाँ क्या आ रही 3, मैक्सिमम लेवल नंबर, सो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट इक्वल्स टू 3 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो स्टैक स्पेस है वो कितना आ रहा है, स्टैक स्पेस लग रहा है आपका हाइट 3 है 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइट +1, क्योंकि हाइट 3 है सो इट इज़ 4। यहाँ 1 निग्लिजिबल है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ हाइट, इस केस में इट इज़ n। ऑलराइट, तो इस तरह से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों निकालते हैं। ओके, नहीं प्रीवियस क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कितने फंक्शन इन्वोक्ड हुए हैं, जितने भी फंक्शन इन्वोक्ड हुए हैं वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। कितने नंबर ऑफ फंक्शन इसमें इन्वोक्ड हुए हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 11 and it is 12 के बाद 13 14 15।
इतने नंबर ऑफ फंक्शन इन्वोक्ड हुए हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है 15, एन की वैल्यू 3 है। 3 से 15 कैसे आ सकता है, 3 से 15 आएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, सो 2 n प्लस 1 माइनस 1 इज 15, सो ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। आप चाहें तो इसका रिकरेंस रिलेशन बना के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका रिकरेंस रिलेशन हमने देखा था, रिकरेंस रिलेशन आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ये डिस्कशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में हम क्या रिकरेंस रिलेशन क्या बनेगा 2t n माइनस 1 प्लस 1, और इसको सॉल्व करते हैं तो ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n मास्टर मेथड से। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है नंबर ऑफ फंक्शन कितने इन्वोक्ड हो रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि स्टैक में कितने मैक्सिमम फंक्शंस हैं। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही आपको निकालना है। ओके, तो हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये फंक्शन दिया गया है डबल फू इंटीजर एन डबल सम एन इक्वस टू 0 पर रिटर्न हो रहा है ये, और अगर ये नहीं है तो एल्स पार्ट में 0 आई 1 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस सम इक्वस टू सम प्लस फू आई रिटर्न सम। सो कितने नंबर ऑफ फंक्शन इन्वोक्ड होंगे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कितने फंक्शन स्टैक में होंगे ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए फू 0 को पहले देखते हैं। एन की वैल्यू अगर 0 हुआ तो ये रिटर्न हो जाएगा, तो फू 0 कितने नंबर ऑफ फंक्शन कितने आपके चल रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ फंक्शन तो फू 0 की अगर मैं बात करूं तो फू 0 में कितने नंबर ऑफ फंक्शन इन्वोक्ड हुए 1। नेक्स्ट हम देखते हैं फू 1। अगर 1 के लिए कॉल किया तो ये रिटर्न नहीं होगा, यहाँ आएगा आई इक्वस टू 1 और एन की वैल्यू भी क्या है 1 लेस देन 1। फू 1 यस 1 एन इक्वस टू 0 नहीं है, एल्स पार्ट में आया, एल्स पार्ट में आई इक्वस टू 1 से आई लेस देन एन, एन की वैल्यू 1 है, 1 से 1 ये बाहर निकल जाएगा। आई थिंक कुछ मिस्टेक है इसमें, तो 0 से लेके आई थिंक ये 0 होना चाहिए, ये 0 लेस देन 1 यस, तो ये फू 0 के लिए कॉल हो जाएगा, दिस इज़ फू 0। तो कितने फंक्शन इसमें इन्वोक्ड हो जाएंगे, ये इसको कॉल करेगा फू 0 को। नंबर ऑफ फंक्शन कितने इन्वोक्ड हुए 2। नाउ जब n की वैल्यू 2 हुआ तो फू 2 ये कितने फंक्शन इन्वोक्ड करेगा, पहला फू 0 इस लूप चला, फिर फू 1 और फू 1 फिर किसको कॉल करेगा फू 0 को। तो नंबर ऑफ कितने फंक्शन इन्वोक्ड हुए, इसमें 1, इसमें 2 और सॉरी इसमें 4, काउंट करिए इट इज़ 4। सिमिलरली फू 3 के लिए देखिए कितने फंक्शन इन्वोक्ड होंगे। फू 3 में फू 0 फू 1 इज़ फू 0 को कॉल कर रहा है, एंड फू 2 अगेन फू 0 एंड फू 1 एंड फू 1 फू 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसमें कितने फंक्शन इन्वोक्ड हो रहे हैं 8। तो आप देख सकते हैं कि फू n के लिए कितने फंक्शन इन्वोक्ड होंगे, ऑब्वियस इट इज़ 2 की पावर n। तो फू n में कितने फंक्शन इन्वोक्ड होंगे 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ फंक्शन जो इन्वोक्ड होते हैं वो क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो नंबर ऑफ फंक्शन इन्वोक्ड it is 2 की पावर n। So time complexity equals to order of 2 की power n। What about space complexity? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन इन द स्टैक। तो देखिए मैक्सिमम फंक्शन स्टैक में कब हो सकते हैं मैक्सिमम फंक्शन स्टैक में, तो ये आपको चेक करना है। तो मैक्सिमम फंक्शन स्टैक में ये वाला जो रूट है, ये डेप्थ, ये मैक्सिमम फंक्शन स्टैक में इस केस में जनरेट हो सकते हैं। ये आपका स्टैक है, स्टैक में देखिए क्या हो सकता है आपका मैक्सिमम फू 3 इज कॉलिंग टू फू 2 एंड फू 2 इज कॉलिंग टू फू 1 एंड फू 1 इज कॉलिंग टू फू 0।
ये कंडीशन कब थी? इफ़ n इक्वल्स टू 3 पर, n इक्वल्स टू 3 पर कितने फंक्शन इन्वोक्ड हो रहे हैं? 4। नॉट इन्वोक्ड, मैक्सिमम कितने फंक्शन स्टैक में हैं? 4 फंक्शन है। तो स्टैक स्पेस इक्वल्स टू 4 एंड 4 को इस n इक्वल्स 3 के टर्म में क्या लिख सकते हैं? n+1। सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ n। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इस एल्गो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n है एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n। सो इस तरह से हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।